हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारी जो आज की सबसे पहली और प्राइम न्यूज निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज, जहां पर आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है सामने कि बंगाल के अंदर स्पेसिफिकली ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, तो ये एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट डे टू डे लाइफ पर हमने देखे हैं, लेकिन वो चीज ट्रैफिकिंग के अंदर भी रिजल्ट कर जाती है, उसके एविडेंसेस सामने आए हैं। रीजन ये है क्योंकि लोगों के पास इकोनॉमिक सोर्सेज कम हो जाते हैं, अपनी जॉब वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, जो उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस के तरीके होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। इस वजह से जो आपके रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में जो वल्नरेबल सेक्शन है दैट इज वुमेन एंड चिल्ड्रन, दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स ट्रैफिकिंग। ठीक है, यही सारी बात इस आर्टिकल के अंदर की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक फैक्टर बन चुका है ट्रैफिकिंग के पीछे, क्योंकि वल्नरेबल रीजन्स हैं जैसे सुंदरबंस, वहां पर इस बार भी जो दो बैक टू बैक साइक्लोन्स आए अम्फान और यास, उन्होंने लाइवलीहुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए, उन्होंने माइग्रेशन के लिए फोर्स किया, वुमेन्स को स्पेसिफिकली फोर्स किया कि वो अपना घर छोड़े और बाहर किसी और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ढूंढे, जिसके चलते बहुत ही यंग एज की लड़कियां जो हैं वो प्रोन टू ट्रैफिकिंग हुई। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, केस स्टडी दी गई है जिसके अंदर आपके एनसीआरबी का डाटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। ठीक है, जिन्होंने कहा है कि 58871 पीपल जो हैं वो मिसिंग हुए हैं वेस्ट बंगाल से, और उनमें से 53,000 जो है वो वुमेन हैं और 12,455 आर चिल्ड्रन। राइट, तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीआरबी का जो डाटा है जो मिसिंग केसेस से रिलेटेड है। मोर ओवर इसके अंदर जो इसी के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मामले पाए गए हैं दैट इज उसके अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो 55% है। तो इंटीग्रेटेड लीडर फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर जो लीग काम करता है ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट बंगाल के अंदर, उनके हिसाब से उन्होंने एक स्टडी रिपोर्ट दी है कि देयर वाज अ गर्ल नेम्ड नेहा, जिनका नेम बदल के यहाँ बताया गया है कि वो अपने जब साइक्लोन हिट हुआ तो शी ट्राइड टू जस्ट लिंगर ऑन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट हार्डली शी न्यू दैट शी वाज बीइंग सोल्ड टू सम अदर एंड शी वाज इन अ ट्रैफिकिंग स्कैंडल। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें सामने आई हैं जिसके चलते पता लगा है कि क्लाइमेट चेंज को हम सिर्फ एकमात्र कंसर्न नहीं मान सकते हैं बाकी चीजों के चलते, उसके साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जुड़ी होती हैं, आपकी फिजिकल एडेप्टेबिलिटी जुड़ी होती है, आपके घर की कंडीशंस जुड़ी होती हैं, जिसका जो लिंगरिंग इफेक्ट है, जो आफ्टर इफेक्ट है, आफ्टर मैथ है, वो बहुत ज्यादा हार्श देखने को मिला है। ठीक है जी, तो यही आर्टिकल, ये केस स्टडी आप बहुत ही इजीली कोट कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर जहां कहीं भी। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ट्रैफिकिंग की जो इश्यूज हैं, कोटिंग विद द एनसीआरबी डाटा, जो आप स्पेसिफिकली एक स्टेट स्पेसिफिक डाटा दे रहे हो दैट इज ऑफ वेस्ट बंगाल। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर एक न्यूज आई है हमारी दैट इज रिलेटेड टू दीज टू न्यूज़ आर इंपॉर्टेंट। एक तरफ तो एक सिंपल सा कि एक इंसान जो है वो मंगोलिया ट्रेवल करने के लिए गया था, वहां पर एक इमेज क्लिक की है एंड वो अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हिस्सा है। अब उस कैट के बारे में ही बात कर रहे हैं दैट इज योर पालाज कैट, जो न्यूज में है। ठीक है, जिसे न्यूज में बताया गया है ये वन ऑफ द नॉक्टर्नल, आपकी देखिए जब भी कोई एनिमल स्पीशीज न्यूज में आता है, आई हैव टोल्ड यू, आपको उसका जो है IUCN स्टेटस चेक करना है, थोड़े से फीचर्स देख लेने हैं, तो वो आपके लिए दिया गया है। पाला कैट जो है वो नॉक्टर्नल है और वाइट कॉम्प्लेक्शन है, जिसकी वजह से ये अपने जो एरिया है जहां पर स्नोफॉल वगैरह होती है वहां पर इजीली स्टे अवे कर सकती है। ठीक है, अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो इट इज नियरली थ्रेटन्ड। ठीक है, नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। बस आपको यहां से यही निकालना है कि ये न्यूज में था, न्यूज क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद दूसरी एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने अभी पिछली ही वीडियो में डिस्कस करके हटे हैं हम, आपके इसरो का एक मिशन हुआ है, दैट इज PSLV C60 जो गया है, उसने स्पीड एक्स नाम से एक मिशन किया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 आपकी सैटेलाइट्स गई हैं, मेजरली चेजर और टारगेट सैटेलाइट्स, उसके साथ 24 पेलोड ऑफ और भी गए थे। राइट, उसी में से एक है आपका पोएम मिशन, जिसके अंदर आपकी ऑर्बिटल एक्सटेंडेड मॉड्यूल देखा जा रहा है कि ऑर्बिटल के अंदर एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल भेजा गया है PSLV की तरफ से, वो भी आपका इसी के अंदर है। नाउ वहीं पर से हमारी एक और न्यूज इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, दैट इज रिलेटेड टू बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ठीक है जी, आपकी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है क्या, एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया के अंदर, स्टार्टअप कह सकते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है स्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, और इस मिशन के साथ इन लोगों ने अपना रुद्र हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम भेजा था पोएम 4 के साथ। ठीक है, तो रुद्र हाई परफॉर्मेंस सिस्टम जो इन्होंने भेजा था, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो एज इट इज आए हैं, जैसा इन लोगों ने डिटरमिन किया था कि इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए। मतलब PSLV C60 के द्वारा उसे बहुत ही सही तरीके से फायर कर दिया गया है, और जो रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशंस वहां से आ रही हैं वो भी ऑन दी एक्सपेक्टेड टर्म्स है। तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एंड ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया कि इंडिया के अंदर जो है स्टार्टअप्स नाउ आर एंटरिंग इन द स्पेस प्रोग्राम्स। मोर ओवर वहाँ से फंडिंग ईजी हो जाएगी, डाइवर्सिटी आएगी, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एंड आपकी जो है इसरो का जो बर्डन है वो बहुत हद तक के कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है USA के अंदर अगर नासा काम कर रही है तो SpaceX भी एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च होके आ रही है, जो अपने आप में स्पेस सेक्टर के अंदर अलग ही डेवलपमेंट्स कर रही है। ठीक है, चाहे वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या उनका रडार सिस्टम हो, वट एवर इट इज हैपनिंग, वो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू ही हो रहा है। अगर इंडिया के अंदर और ज्यादा स्टार्टअप्स आते हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही होने वाला है, और ये उसका एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है कि वो सक्सेसफुल हुआ है, दैट इज बेलाट्रिक्स एरोस्पेस कंपनी के नाम से। ठीक है, तो ये आप GS पेपर 3 साइंस एंड टेक के मॉड्यूल से सीधा सीधा स्पेस में जाके इसे रिलेट कर सकते हैं, इसे कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, इसे सीधा पूछा भी जा सकता है, दैट इज रिलेटेड टू योर रुद्रा हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आ रही है, दैट इज रिलेटेड टू द इंसिनरेशन ऑफ भोपाल वेस्ट। देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 22 दिसंबर 1984 को हुई, उसके बाद से उस फैक्ट्री के प्रेमिसेस में बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल पड़ा है जिसे आज तक के सही से डिकम्पोज या डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी जद्दोजहद के बाद पहले एक बार इसके अंदर देखिए, यहाँ पर एक हिस्ट्री बताई गई है कि 2010 के अंदर जो है आपके यहाँ पर कोशिश की गई थी दैट इज 10 मीट्रिक टन को वेस्ट को जो है वो इंसिनरेट किया गया था। इंसिनरेशन इज जब आप उसको जलाते हैं वेस्ट को। ठीक है, तो पीतमपुर थोड़ी 40 किलोमीटर की दूरी के आसपास है आपके भोपाल से, वहां पर जाकर इसको एक प्रॉपर प्लांट के अंदर जो है डिस्पोज ऑफ करने की बात की गई है। इसके ऊपर कंसिक्वेंसेस ये आ जाते हैं कि क्योंकि इसके अंदर नेप्थलीन ज्यादा है, वेस्ट बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो प्रोडक्शन होगी या जो हार्मफुल वेस्ट एमिट होंगे वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड वाज द गैस जो रिलीज हुई थी आपकी कार्बाइड से। ठीक है जी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 2 दिसंबर की रात को, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप ही भारत के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था। ऑलराइट, तो उसी चीज से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। अब इसके अंदर कंसर्न्स यही थे कि इसके डिस्पोज ऑफ सही से हो जाए। नाउ गवर्नमेंट इज क्लेमिंग कि आपकी जो वेस्ट प्रोसेस है वो कोई हार्म नहीं होने वाला है, इनफैक्ट वो जरूरी है क्योंकि वो वेस्ट पड़े पड़े ज्यादा हार्मफुल साबित होता जा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये उस चीज से रिलेटेड आपका पूरा आर्टिकल था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम पेज नंबर दिस वन। यहाँ पर देखिए, आपकी GM क्रॉप पैनल से रिलेटेड जो है एक्सपर्ट्स के रिलेटेड आपके कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, आपके इंडिया के अंदर GM क्रॉप्स दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अगर मार्केट में लेके आना है,
मार्केट में लाने से पहले अगर उनको अप्रेज करना है, अगर उनको अलाउ करना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जहां से आपको फॉर श्योर वेरिफिकेशन लेना पड़ेगा, दैट इज GEAC। ठीक है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो 1989 के अंदर बनाई गई और इट इज अंडर द एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर से अपना एम्बिट लेती है। ऑलराइट, इसका काम ही यही है कि ये कंप्लीटली किसको टेक ओवर करती है, GM क्रॉप्स की प्रोडक्शन को, GM क्रॉप्स के आप कह सकते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को, कि कौन सी क्रॉप लगनी चाहिए या कौन सी नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं वो 24 होते हैं। हेड जो है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही रहती है ये आपकी। अब यहाँ पर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कुछ एक रूल्स को बदला गया है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है कि अगर एक्सपर्ट मेंबर आउट ऑफ इंटरेस्ट किसी GM क्रॉप से रिलेटेड कुछ अपने चार्जेस को क्लेम करना चाह रहा है तो वो चीज़ आपको अलग करनी पड़ेगी। वो चीज़ पहले 10 सालों का देखा जाएगा जब भी किसी एक्सपर्ट मेंबर को ऐड करेंगे कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, किसी ऐसे GM क्रॉप को वो परमिशन ना दिला दे जिसके साथ उनका खुद का इंटरेस्ट वाया कहीं से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ये पूरा आर्टिकल उस चीज से रिलेटेड है, ये आपको एक बार बहुत ही ध्यान से देख लेना है बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत कम क्रॉप्स हैं जो आपकी GM मॉडिफाइड क्रॉप्स आपकी अलाउ की गई हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है, दीज आर 2 स्टैटिस्टिक्स। देखिए, एक जो डाटा है ये आपकी कंप्लीटली डाटा बेस्ड आपकी न्यूज है जहां पर बताया गया है, एक आपकी डाटा रिलीज हुआ है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आता है और ये अलग अलग स्कूल्स के अंदर अलग अलग फैसिलिटीज को मॉनिटर कर रहा है। जैसे आपके गवर्नमेंट रन स्कूल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, देन उसके बाद आपके गवर्नमेंट एडेड यहाँ पर देखिए फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, टॉयलेट से रिलेटेड स्टैट्स हैं कि आपके प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में कहाँ पर कितना कितना फिगर अवेलेबल है। तो आप अपने लिए ये फिगर्स लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे आप सीधा सीधा मेंस में कहीं पर भी कोट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन। और इस रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया है कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉयलेट से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड हो, देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट आर टू बी एड्रेस स्पेसिफिकली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इवन प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर ऑल्सो लैकिंग इन दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरी चीजें, ये सब कुछ इस आर्टिकल के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। ये जो स्टैट्स हैं ये आप सीधा सीधा अपने मेंस में यूज कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजेल टेक्निक। ठीक है, आपकी कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर हाइड्रोजेल टेक्निक को यूज करने की बात की गई है। यहां पर सीधा सीधा इसको कंपेयर किया गया है कीमोथेरेपी वगैरह के साथ, जहां का सबसे बड़ा और मेजर ड्रॉबैक ये आता है कि वो कैंसर सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स को भी टारगेट कर देती है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो हाइड्रोजेल्स हैं, जो आपके पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, ऑलराइट, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, इट मिमिक्स द लिविंग टिश्यू एंड मेकिंग सुटेबल फॉर बायोमेडिकल रिएक्शंस। यहाँ पर देखिए ये पूरा बताया गया है, हाइड्रोजेल्स आर वाटर बेस्ड पॉलीमर्स। ठीक है, वाटर बेस्ड पॉलीमर्स हैं जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं फ्लूइड्स को। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अनडिजॉल्व रहते हैं आपके बायोलॉजिकल लिक्विड्स के अंदर, इसलिए ज़्यादा टाइम के लिए उस पर्टिकुलर साइट पे रहेंगे। एंड मोर ओवर ये आसपास के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको ज़्यादा आपको जो है हार्म नहीं पहुंचाएंगे, दे विल ओनली टारगेट दी कैंसरस सेल्स। ठीक है, तो इसीलिए कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर हाइड्रोजेल्स की इन्वेंशन एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो आगे चल के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्लियर है। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक का आर्टिकल है ये। इस आर्टिकल को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टेक्निक है आपकी, ये सीधे सीधे यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ ली जाएगी कि हाइड्रोजेल्स कहाँ पर किस तरीके से यूज होते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजेल्स। ठीक है, तो उस एम्बिट में रह के आपको इस ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है उसको देखना है। क्लियर है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर देखिए एक फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट आई है
दैट इज नाइट्रेट लेवल्स जो हैं ग्राउंड वाटर के अंदर ऑलमोस्ट 440 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिली हैं जहां पर नाइट्रेट लेवल बहुत ज़्यादा है। और हमें पता है कि अगर नाइट्रेट लेवल ज़्यादा है तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम की जो डिजीज़ है वो बहुत कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके जो सीधा सीधा सा ये जो आपके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने पब्लिश किया है दैट इज 3 mg पर लीटर से ज़्यादा अगर आपका नाइट्रेट कंटेंट रहता है तो वो डेफिनेटली किस तरफ चला जाता है, फिर पॉल्यूटेंट का काम करने लग जाता है। ठीक है जी, तो आपके नाइट्रेट पॉल्यूशन जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई है, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ गुड इंडिकेटर। ये आपको स्टैट्स अपने लिए थोड़े से कंजर्व करके रख लेने हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेट पॉल्यूशन जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम में रिजल्ट करता है। उसके बाद एक और आर्टिकल इसी पेज पर आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज जियोलॉजिकल, मतलब अगर मैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इट इज रिलेटेड टू द पनामा कनाल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में एक बिल्कुल पतला सा लैंड है। ठीक है, जहां पर कैनाल भी बनाया गया, इस्थमस ऑफ पनामा भी बोलते हैं, और वहीं पर आर्टिफिशियली एक कैनाल बनाया गया था विच इज नोन एज पनामा कैनाल, जिसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। कैसे शुरू हुई है देखिए, पनामा कैनाल जो है वो आर्टिफिशियल है, जो 80 किलोमीटर का कैनाल है आपका, और वो अटलांटिक एंड आपके पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ठीक है जी, पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को आपका पनामा कैनाल जो है कनेक्ट करता है। 80 किलोमीटर्स का आर्टिफिशियल कैनाल है, ये याद रखिएगा। मैन मेड कैनाल है, बनवाया किसने है? आपके यूएसए ने बनवाया है। ठीक है, 1914 के अंदर खुला था ये, जब यूएसए ने कंस्ट्रक्शन फिनिश की, और यूएसए ने इसको 31 दिसंबर को ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया था किसको? पनामा को। ठीक है, अंडर विच टोरिजोस कार्टर ट्रीटीज, इसके अंडर आपकी इसको पनामा कैनाल ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। तो 31 दिसंबर 1999 को पनामा कैनाल को सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया गया था पनामा अथॉरिटीज को, और तब से वही इसको रेगुलेशन कर रही हैं। इसके अंदर बस एक की स्टार मार्क ये था कि आपकी जो यूएसए है, अगर कोई केस ऑफ इमरजेंसी हुआ तो यूएसए को प्रायोरिटी मिलेगी, ताकि वो वहां से अपनी नेविगेशन को क्या कर सके? एक्सेस कर सके। अब आप अगर इसको ज्योग्राफिकली समझे तो ये जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज, देखिए यहाँ पर आपकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, और इन दोनों के बीच में पतला सा जो कनेक्टिंग है वो है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, जो लैंड बाउंड्री है, और वहीं पर आर्टिफिशियल कैनाल बनाया गया है जहां से शिप रूट के थ्रू नेविगेशन हो सके, अदरवाइज फिर आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, कैरेबियन सी और इधर से आपका अटलांटिक ओशन आ जाएगा, इधर से पैसिफिक ओशन आ जाएगा। उस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार अपने एटलस पे इसको जरूर मार्क कर देना है। न्यूज में क्यों है अब ये समझते हैं। देखिए, न्यूज में इसलिए है क्योंकि ट्रंप, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि हम वापस लेने वाले हैं पनामा कैनाल, बिकॉज जिस तरीके से वहां पर फंक्शनिंग हो रही है वो बहुत ही ट्रबलसम है, वो हमारे कंसर्न्स को सही से कंसीडर नहीं किया जा रहा है। इस चीज से रुष्ट होके पनामा के अथॉरिटीज ने बोल दिया है कि पनामा जो है वो हमारा ही है, कैनाल के ऊपर हमारा ही अधिकार है, सब कुछ हमारा है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू एनीवन एल्स। ठीक है, और इसके अंदर एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो आपके यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, क्योंकि पनामा वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना को साइन किया, तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो पनामा है दैट इज मच मोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। सो इट इज अगेन द पावर टसल बिटवीन द टू हेजेमनी। ठीक है, दैट इज यूएसए एंड चाइना, जहां पर ये टसल चलती रहती है। आपको पता है वर्ल्ड का कोई भी हिस्सा हो जहां पर, जैसे ताइवान में फिलहाल चल रहा है, वो भी न्यूज आई हुई है कि ताइवान के अंदर यूएस फिर से मिलिट्री एड बहुत ज्यादा दे रहा है, जिसकी वजह से चाइना जो है सैंक्शंस लगा रहा है, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, चाहे वो साउथ पैसिफिक हो, आपका पनामा एरिया हो, जहां कहीं भी आपके यूएसए से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ चाइना का इंटरवेंशन बढ़ा हुआ है, और उसको काउंटर करने के लिए फिर यूएसए डेफिनेटली स्टेप्स लेता है।
ठीक है। पेनामा क्राइसिस भी जो है वो वही उसी का ही एक क्लासिक एग्जाम्पल सामने निकल के आ रहा है कि अब फिर से वही बात हो गई कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, कि पुरानी चीज़ों को फिर से उलट पुलट करने की कोशिश की जा रही है ताकि चाइना के इंटरवेंशन को रोका जा सके। समझ में आ गया पूरा आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद जो हमारी न्यूज़ आज के पेपर से निकल के आ रही है दैट इज़ फ्रॉम योर पेज, दैट इज़ फ्रॉम हेयर, जहाँ पर हमने पढ़ना है। देखिए यहाँ पर फिर से एक और बार सामने आ गया है कि 2024 जो है वो रिकॉर्ड में वार्मेस्ट ईयर रहा है पूरे साल के लिए। 7 कंट्रीज के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है, ठीक है। चाइना हॉटेस्ट था ऑन रिकॉर्ड, लेकिन चाइना जो है अभी भी ग्रेटेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। द एवरेज नेशनल टेम्परेचर 2024 के लिए वो 10.92 डिग्री से हायर हुआ है, इस बार वार्मेस्ट ईयर हुआ है, ठीक है। अब 2024 के अंदर चाइना लॉग्ड इट्स हॉटेस्ट मंथ इन जुलाई, ऑलराइट। तो आपकी ये बता दिया गया है कि 2024 जो है अगेन काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए क्या निकल कर आया है, चाहे वो शेक हो, चाहे जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, इन सब कंट्रीज़ ने अपने अपने वार्मेस्ट ईयर जब कैलकुलेट करने चाहे तो 2024 जो है सबसे वार्मेस्ट ईयर निकल कर सामने आया है, ठीक है। अगेन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, देखिए इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आज ही हमने पढ़ा है, ट्रैफिकिंग वाला केस पढ़ा है पूरा का पूरा, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो कि यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि 2024 एक ऐसा साल रहा था जो एडवर्सली इम्पैक्ट रहा है क्लाइमेट चेंज से, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगेन स्टडीज आर सेइंग कि आपके 2024 7 कंट्रीज ने मान लिया है कि सबसे गर्म साल रहा है उनका। तो ये सारी चीज़ें जो जा रही हैं ये आपको केटर करने में मदद करेंगी अपने आंसर राइटिंग की एनहांसमेंट में, ठीक है। वहाँ पर आप इसको बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं, चीज़ें लिख के आ सकते हैं। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रिगार्डिंग द खेल रत्न अवार्ड। तो फाइनली देश के जो सबसे सर्वोच्च आपके स्पोर्ट्स के अंदर अवार्ड्स दिए जाते हैं, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है आपका जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। 2021 6 अगस्त 2021 को सरकार ने फैसला लिया कि इसका नाम जो है वो चेंज करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम से होना चाहिए, हु वॉज वन ऑफ द इनक्रेडिबल प्लेयर्स ऑफ इंडियन हॉकी टीम, ठीक है, जो कंसिस्टेंटली जब इंडिया जो है 28, 36, 32 और 36 पे गोल्ड मेडल्स लेके आया था तो उसके प्लेयर थे आपके मेजर ध्यानचंद हॉकी के, ठीक है। उस टाइम उनके नाम पर ही ये ग्रेटेस्ट अवार्ड रखा गया है कि स्पोर्ट्स की फील्ड में जो सबसे बड़ा नाम है उन्हीं के नाम से सबसे बड़ा अवार्ड रखा गया है, जिसमें 25 लाख की आपकी प्राइज बनी है, ठीक है, और साथ में आपको एक मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद आपके जो 4 नाम इस बार सामने आए हैं वो इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले ही देखा था कि कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई थी कि मनु भाकर का नेम लिस्ट में नहीं आया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उन्होंने खुद को सेल्फ नॉमिनेट नहीं किया है, क्योंकि अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को अमेंड कर दिया है कि आप नॉमिनेशन ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लब, कोई फाउंडेशन या कोई फेडरेशन ही भेजेगी, आप सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये चीज़ सामने आ गई है कि जो कमेटी है हमारी जो अवार्ड सेलेक्ट करती है, आपने सेल्फ नॉमिनेट किया है या नहीं भी किया है, तब भी वो स्पेक्टेकुलर केसेस देखेगी कि किस प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो फार इनफ रही है कि उसे ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, ऑलराइट। पहले जो अवार्डी थे इसके दैट वाज विश्वनाथ आनंद, जो आपके चेस के सबसे बड़े प्लेयर रहे हैं। एंड नाउ इस बार के जो 4 हैं उनमें मनु भाकर, जिन्होंने एक ही लीग के अंदर इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। देन उसके बाद गुकेश, डी गुकेश, जो अभी हाल फिलहाल में आपके चेस चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन बन के आए हैं। देन देयर इज हरमनप्रीत, जो आपकी हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं। एंड योर लास्ट इज योर प्रवीण, जो आपके T60 दैट इज ये पैरा एथलीट है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता है, ठीक है जी। तो ये 4 नाम हैं स्पेसिफिकली जो आपके मेजर ध्यानचंद के लिए हैं, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड के लिए हैं। और इसी के अंदर आपकी लिस्ट ऑफ अवार्डीज है, देखिए यहाँ पर 32 एथलीट्स हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा जो बेस्ट स्पोर्ट्समैन के लिए माना जाता है, और उनमें से 16 जो हैं वो पैरा एथलीट्स हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो आपके गुरु के लिए दिया जाता है, दैट इज फॉर द बेस्ट कोचेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़ डिस्कशन। आज के पेपर के अंदर काफ़ी कुछ है जो आपका GS 3 से रिलेट कर रहा है,
चाहे वो क्लाइमेट चेंज की न्यूज़ हो या साइंस एंड टेक के एडवांसमेंट्स हो। एंड येस ऑफ कोर्स आपको अपना एटलिस्ट तो मार्क करते चलना ही है, जहाँ पे आज आप पनामा वाला जो रीजन है, साउथ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला, नेबरिंग कंट्रीज हो गई, आपकी वेस्ट कंट्रीज हो गई, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड्स हो गई, ये सारा अच्छे से आप मार्क कर लेंगे अपने एटलिस्ट के ऊपर, ताकि आप उस रीजन को ईजिली ग्रिप अप कर सकें। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।